स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो समझिए प्रॉब्लम क्या है जो इस तरह का हुआ के पीछे बात कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास अभी के टाइम में यानी कि 2025 के टेक्नोलॉजी का मतलब कि इंसानियत कहां तक पहुंचा है। तो हमारे पास चीप एंड क्विक ट्रैवल है लो अर्थ ऑर्बिट पे। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि मेरे को अभी के अभी लो अर्थ ऑर्बिट जाना है तो वो कुछ महीने के अंदर निपटाया जा सकता है इंसान के लिए। पेलोड ले जाना है वो कुछ दिन में निपट सकता है। तो वो पार्ट सॉर्टेड हो गया है। लेकिन जैसे ही लियो से आगे आप बढ़ते हैं यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट से आप आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पे समस्या आ जाता है। अब थैंकफुली टेक्नोलॉजी है लेकिन वो सस्ता नहीं है। यानी कि आपके पास ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट से ही जियो स्टेशनरी चले जाएं तो आपके पास एक सिंपल ऑप्शन है कि आप ये कीजिए ऑर्बिट रेजिंग मनूवर कीजिए। और प्रोपेलेंट बचाना चाहते हैं आप इससे कर सकते हैं क्या बोलते हैं आयन इंजन से कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत होगा कि वो टाइम बहुत खाएगा 6 महीना तक खा जाएगा मतलब कि लियो से जियो तक जाने में। काफ़ी सैटेलाइट्स बनाए जाते हैं जियो में जाने वाले कि 10 साल तक चले तो उनके लिए 6 महीना या 7 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। काफ़ी लोग हाइड्रोजीन का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं 1 महीने तक में बढ़ा लेते हैं। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जा ज़रूर सकते हैं सस्ते में लेकिन वो धीमा होगा या रफ्तार मतलब बड़ा बम बम रॉकेट लीजिए और सटाक से पहुंच जाइए। तो ये समझना बहुत जरूरी। लियो सॉर्टेड है। लियो से थोड़ा सा भी ज्यादा डेल्टा वी चाहिए वहां पे हमारी बैंड बच जाती है। और जैसे ही आप चांद से आगे जाना चाहते हैं कि ठीक है भैया हम चांद से भी दूर जाना चाहते हैं यानी मार्स जाना चाहते हैं कहीं पे भी और जाना चाहते हैं वहां पे स्लो भी है और एक्सपेंसिव भी है। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे मून में आप चाहें तो सैटर्न 5 लेके 3 दिन में पहुंच जाइए या तो पीएसएलवी जैसा सस्ता रॉकेट से आप ऑर्बिट रेजिंग मनूवर कर करके 6 महीने में पहुंचिए। ऑप्शन है मून तक आप ठेल सकते हो। लेकिन मून से जैसे ही आगे जाते हैं नहीं होगा सर। नहीं होगा सर होगा ही नहीं। अगर आप मून से आगे जाने की कोशिश करते हैं और सस्ते में करते हैं पेलोड इतना छोटा हो जाएगा कि कोई खास मतलब नहीं है। तो ये एक सीरियस समस्या बन जाता है कि मार्स और उसके आगे जितना भी चीज़ है वो पॉसिबल ही नहीं है अभी के टाइम में। मतलब कि अगर 1 टन का रोवर भेजना था नासा को तो बहुत हाई तबाह करना पड़ा। तो ये सीरियस समस्या है कि अभी हम लोग का जो करंट फिलॉसफी है खासतौर पे डीप स्पेस में वहाँ सीधा है कि फेंक दो और वेट करो कुछ साल तक। मतलब जैसे कि ये न्यू होराइजन टेलीस्कोप जा रहा है ना सर जी। अरे पहुंच जाएगा सर जी काहे टेंशन ले रहे हो पहुंच जाएगा कुछ साल बाद। तो अभी हम लोग बेसिकली फेंको और वेट करो और प्रे करो और कुछ है नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बात ये समझिए कि केमिकल प्रोपल्शन का एक सीरियस फिजिकल लिमिट है मतलब लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे उसे आप छेड़ नहीं सकते हैं। तो अगर आप ये स्टारशिप या इलॉन मस्क फूक लेते हैं तो आप सोचेंगे कि हम ऐसे करके मार्स जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं। फिजिक्स ही नहीं अलाउ करता है। मैं एकदम क्लियर हूं क्या आप जाने का जा सकते हैं लेकिन वो बहुत इनएफिशिएंट और बहुत स्टूपिड होगा। मतलब कि ये ऐसी बात होगी कि आप फ्लेम थ्रो से सिगरेट जला रहे हैं कर सकते हैं बट लाइक बहुत बैड आइडिया। मतलब कि पूरा प्लेनेट छेद कर देंगे ये अगर ये बेवकूफ़ी ट्राई की है कि मतलब दिखाने को तो आप दिखा दे रहे कि एक रिफ्यूलिंग हो गया चला गया जबकि उन्हीं का मैथमेटिक्स कहता है कि एटलीस्ट 18 लॉन्चेस लगेंगे एक को रिफ्यूल करने में। और मुंह खोल के बोल दे रहे हैं कि हाँ हम 1000 को करेंगे और चूंकि लॉन्च विंडो टाइट होता है तो वो एक ही टाइम के आसपास करना है। कभी कैलकुलेट कीजिए कि कितना होगा अगर आप 1000 स्टारशिप जो मुंह खोल के बोल दिए 1000 स्टारशिप के लिए कम से कम 20 लॉन्चेस पर स्टारशिप का सेकंड स्टेज के लिए लगेगा। कितना रॉकेट लॉन्चेस है एटमॉस्फेयर में छेद हो जाएगा भाई दिखने लगेगा सैटेलाइट में भैया ओजोन में छेद करती है आप। अब मतलब अभी क्लेम आ रहा है कि शायद बहुत हाई केडेंस से रॉकेट लॉन्च करने से ओजोन को दिक्कत होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मतलब एक फिजिकल लिमिटेशन है केमिकल प्रोपोर्शन में कि आप फोर्स करने का कर सकते हैं बट वो लॉजिकल नहीं है और इकोनॉमिकल भी नहीं है। कि आप दिखा दे रहे हो कि एक स्टारशिप जा रहा है सर उसको 20 बार रिफ्यूल करना पड़ रहा है उसका खर्चा कौन देगा। तो एक सीरियस समस्या है। तो रहा बात कि ये लिमिट्स कहाँ से आ रहे हैं। तो लिमिट आ रहा है आपको ये समझना पड़ेगा रॉकेट इक्वेशन क्या है। रॉकेट इक्वेशन जो आप ये देखते हैं इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप इसको एकदम मैथमेटिकली नहीं समझ आते लोड मत लगाइए। लोड बस ये लीजिए मास है और वेलोसिटी है और कुछ है ये नहीं है। आपको लोड ही नहीं ले रहा है मास एंड वेलोसिटी। और दोनों में से किसी को भी बढ़ाइए बढ़िया है दोनों बढ़ा दीजिए अति बम में। मतलब कि आइडियल सिनेरियो में आपको जो रॉकेट इंजन होगा वो बहुत तेज फेंकेगा और बहुत ज़्यादा फेंकेगा। मतलब कि 100 टन फेंकेगा और उसको एकदम ऑलमोस्ट लाइट स्पीड पे फेंकेगा आइडियल सिनेरियो में। तो वो आपको समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा मास हो जितना ज़्यादा वेलोसिटी हो उतना बम बम है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते जनरली ऐसा नहीं कर सकते जैसे कि सॉलिड बूस्टर बहुत मास फेंकता है एकदम लेकिन ये वेलोसिटी नहीं दे पाता है तो पेनल्टी पड़ती है।
तो अगर आपके पास 2 वेक्टर है कि भैया मेरे पास या तो मैं मास फेंकूँ सॉलिड बूस्टर में या वेलोसिटी दूँ, तो वेलोसिटी लीजिए अगर आपको लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाना है। क्योंकि जैसे ही आप ये मास आपको थ्रस्ट देता है, थ्रस्ट का ज़रूरत होता है धरती का एटमॉस्फेयर से लड़ने में, लियो तक जाने में। वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं, तब आप वेलोसिटी के पीछे भागेंगे, यानी कि एग्ज़ॉस्ट वेलोसिटी। एग्ज़ॉस्ट वेलोसिटी क्योंकि आपको स्पीड देता है, यानी कि अगर आप सैटर्न 5 का डिज़ाइन देखेंगे तो उसका बेस स्टेज में केरोसिन इस्तेमाल किया गया था। क्यों? वो थ्रस्ट देता है, वो लाइक बम बम देता है, एकदम भारी ये है एटम्स है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन थ्रस्ट बम बम होगा। अब वहीं पे अपर स्टेज में आइए तो वो हाइड्रोजन चल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चाहिए, चाँद तक 3 दिन में पहुँचना है। तो वेलोसिटी के लिए आप एग्जॉस्ट वेलोसिटी बढ़ाएँगे, थ्रस्ट के लिए मास बढ़ाएँगे। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट अपने लोग सॉर्टेड कर चुके हैं, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पे जाना, वहाँ कुछ असेंबल करना, कुछ मैन्युफैक्चर करना, वो सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है। वो लाइक वो हो गया है। तो रहा बात की इंटरप्लैनेटरी, वहाँ से इंटरप्लैनेटरी में जाने के लिए डिस्टेंस का बात आता है। डिस्टेंस में रफ्तार चाहिए, नहीं तो हाँ जी जा रहे हैं 6 महीने में पहुँचेंगे, 7 महीने में पहुँचेंगे, सर वो नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल नहीं है। तो वही समझिए ऐसा क्यों है? क्योंकि केमिकल इंजन बहुत इनएफिशिएंट है 9.3 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास जाने में, और उसी में बैंड बच जाती है। मतलब आपका पूरा रॉकेट का बाय प्रोपेलेंट मास देखिएगा, वो सिर्फ प्रोपेलेंट ही है एक्चुअली, मतलब एक फ्यूल टैंक है जिसके ऊपर आप कुछ चिपका दिए हैं और कुछ है नहीं वो। तो और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट इंजन का जो है, जिसे रॉकेट इक्वेशन कहते हैं, उसमें एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर इंजन चल रहा है, तो जैसे-जैसे आपका रॉकेट हल्का होते जा रहा है, उसका थ्रस्ट ऑब्वियसली जो इंजन का इम्पैक्ट है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि इंजन तो फुल फोर्स पे चल रहा है। जैसे मान लीजिए 100 किलो न्यूटन का थ्रस्ट लगा रहा है, वो 100 किलो न्यूटन का लॉन्च पे भी लगाएगा और एंड होने पे इंजन शटडाउन तक भी वो 100 किलो न्यूटन ही लगाता रहेगा, लेकिन रॉकेट हल्का होता जा रहा है। और प्लस एग्जॉस्ट कपल होता है, जैसे कि अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे चल रहे हैं और आप फायर करते हैं आगे, वो 100 किलोमीटर, मान लीजिए प्रोजेक्टाइल का स्पीड 100 था, लेकिन प्रोजेक्टाइल का रियल स्पीड बाहर से देखेंगे 200 दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो 100 ऐड हो गया। धरती में ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि एटमॉस्फेरिक ड्रैग है, लेकिन स्पेस में नहीं है। और रॉकेट में वही रॉकेट कर्व यही बताता है कि अगर जैसे मान लिया अपने इंजन का एग्जॉस्ट वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर सेकंड, तो रॉकेट का जो बूस्टर है वो आराम से उससे ऊपर जा सकता है। वो ऐसे लेकिन तुरंत नहीं जाएगा, मतलब कि अपने लॉन्च का धड़-धड़ वैसे नहीं होगा, वो कपल होगा। और ये डिपेंड करता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, एग्जॉस्ट वेलोसिटी, इनिशियल लॉन्च मास और फाइनल ड्राई मास, यानी कि जितना रॉकेट भारी है लॉन्च के टाइम में और जितना हल्का हो जाएगा इंजन शटडाउन के टाइम में, उतना बम बम। आप बेसिकली वो रेशियो बहुत रखना चाहते हैं कि, और एक्चुअली स्टारशिप का डिज़ाइन में मेन प्रॉब्लम वहीं आ रहा है कि उसका ये इनिशियल लॉन्च मास बहुत ज़्यादा है और ड्राई मास उतना हल्का नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो स्टेनलेस स्टील से बना है। तो फाल्कन 9 कैसे करता है? फाल्कन 9 लिथियम एल्युमिनियम एलॉय से बनाया गया है, और जो पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था स्टारशिप का, वो कार्बन फाइबर से बनाया गया था ताकि वो लॉन्च हो पाता। तो ये देखिए कब तक वो सॉल्व कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा इंजन को ठेलना पड़ रहा है, और पता नहीं एट सम पॉइंट किस लाइक सर 9-12 फोड़ चुके हो, कितना फोड़ोगे? तो दिक्कत वही समझिए कि आपका जो फाइनल मास है ना, जितना हल्का रहेगा उतना ज़्यादा तेज जा पाएंगे, सेम इंजन थ्रस्ट पे। तो इसीलिए आप हल्का चाहते हैं, आपका जो बॉडी है रॉकेट का वो एकदम हल्का हो, हवा हो, और फ्यूल बम बम डालिए ताकि वो ये कर्व मिले। तो वो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप लिमिटेड नहीं है कि इंजन का एग्जॉस्ट अगर मान लीजिए 5 है या 6 किलोमीटर पर सेकंड, आप उससे ज़्यादा तेज जा सकते हैं। और यहाँ पे समझिए कि अगर हम लोग का बात करते हैं आयन इंजन्स का, तो आयन इंजन्स का क्या है? अगर आप लॉन्च कर दिए, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट पे गए और उसमें आपने किक स्टेज लगाया जो केमिकल से बूस्ट कर दिया, बल्ले-बल्ले वो बहुत स्पीड पकड़ लेगा, ठीक है? जो हम लोग करते हैं अभी का वही है कि गए, किक स्टेज लगाया, सुई से फेंक दिया, जा रहा है, वो बहुत तेज है। आयन इंजन गया लो अर्थ ऑर्बिट पे, इंजन बेचारा स्टार्ट किया, बढ़ रहा है स्पीड, कितना बढ़ रहा है? गिनिए मत, उसको कोई मतलब नहीं है, बहुत धीरे बढ़ रहा है। लेकिन वो जैसे ही 4-5 मिलियन किलोमीटर ट्रैवल कर चुका रहेगा, तब तक उसका स्पीड बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आयन इंजन कंटिन्यूअसली थ्रस्ट डाल रहा है। उसमें बहुत कम ताकत है, मतलब बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन कंटिन्यूअस होने के चलते वो धीरे-धीरे ऐड कर, और चूँकि एटमॉस्फेरिक ड्रैग नहीं है, वो ऐड होते चला जाता है, होते चला जाता है, होते चला जाता है। यानी कि 8-9 किलोमीटर पे वो जितना इस 8-9 मिलियन किलोमीटर में वो कितना पिकअप कर लेगा। वो स्टार्ट ऐसे होगा कि रॉकेट स्टार्ट हुआ, सुई, तुरंत वो फुल स्पीड पहुँच गया और फ्यूल खत्म हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो गया, आगे चल रहा है। आयन इंजन्स बोलेगा हम आ रहे हैं ना सर जी, काहे टेंशन ले रहे हो? अरे हम आ रहे हैं सर। और धीरे-धीरे उससे आगे चला जाएगा और उससे ज़्यादा तेज़ भी जाएगा। मतलब कि दोनों के बीच का अंतर टाइम अगर आपको फिक्स किया कि 1 साल में कितना दूर पहुँचते हो, आयन इंजन बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है। इसीलिए केमिकल थ्रस्ट बहुत देता है, लेकिन आयन इंजन बोलता है कि अगर आपको दूर जाना है, आयन इंजन बोलेगा थारा भाई सँभाल लेगा। क्यों? उसका स्पेसिफिक इम्पल्स थोड़ा पागल जैसा होता है, मतलब कि 1-2 हज़ार से ऊपर ही बात स्टार्ट होता है, और रॉकेट इंजन रोग आके भी आपका 400 तक में ही जा पाएगा। तो वही समझिए कि आप, और उसपे फ्यूल बहुत हल्का लगता है, मतलब कि जो आर्गॉन लिया जाए या ज़ीनॉन लिया जाए, क्रिप्टॉन लिया जाए, ये सब बहुत भारी गैस नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और चूँकि कंटिन्यूअसली चल रहा है भैया, 6 महीने से इंजन थ्रस्ट लगाया जा रहा है और वो पाइल अप होते जाता है, तो बहुत स्पीड पकड़ लेता है। और वही आपका केमिकल वाला है, स्टार्ट बूस्ट तो बहुत बढ़िया देगा, उसके बाद खत्म।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, मतलब 3000 किलोमीटर वर्सेस 30,000, 10 गुने का अंतर आ जाता है। इसीलिए जो डीप स्पेस मिशन है उसमें ऑलमोस्ट सब में आयन इंजन डाला जाता है। अब रहा बात कि आयन इंजन सोलर से चलाते हैं, सोलर कहाँ तक जाएगा, डीप स्पेस में जाएगा भी नहीं। और सोलर का एक दिक्कत है, बहुत बड़ा अगर आप सोलर फार्म लाए तो उसी का वजन के कारण आपका शिप नहीं तेज पकड़ पाएगा। तो न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे जाइए, क्यों? क्योंकि वो डेंस है, यानी कि छोटे से वजन में, मतलब कुछ टन में कितना किलोवाट दे पाता है वो न्यूक्लियर के कंपेयर में नहीं कर सकते। और ये नहीं कि एकदम सन के एंगल पर रखो, सबका टेंशन खत्म हो जाता है। तो हाई स्पीड जितना चाहिए, कि मतलब हम लोग आयन इंजन का जो फुल स्पीड चाहिए वो आप न्यूक्लियर से कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रॉकेट जितना हल्का रहेगा उतना बम बम रहेगा। रॉकेट का मास का जो चेंज रेशियो वो जितना ज़्यादा रखेंगे उतना बढ़िया है। या तो आप बहुत तेज फेंकिए, मतलब जो एग्जॉस्ट की स्पीड है, या बहुत मास फेंकिए। लोअर स्टेजेस में, बूस्टर स्टेजेस में जनरली मास के पीछे भागते हैं, और जैसे अपर स्टेज है वेलोसिटी के पीछे भागते हैं। आयन इंजन की एग्जॉस्ट वेलोसिटी 50,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है। तो वो तो टेंशन आपको लें। और रहा बात उस उतने स्पीड से नहीं है, उससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बोल कंटिन्यूसली पाइल अप करता है, वो बहुत तेज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं जो सबसे पहला न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो ट्राई किया गया था वो है न्यूक्लियर थर्मल। अब न्यूक्लियर थर्मल में होता ये है कि आपका ये अभी नॉर्मल सिस्टम लीजिए, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन जाता है, लिक्विड ऑक्सीजन जाता है, उसे आप बूम करते हैं। अब बूम करके एग्जॉस्ट कर देते हैं, और आपको स्पेसिफिक इंपल्स मिलता है 465 का। बुरा नहीं है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन मार्स तक के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि ये लो अर्थ ऑर्बिट मून तक ठेल सकते हैं, लेकिन मार्स जाने लायक नहीं है। मतलब ज़बरदस्ती करें तो करते हैं, बात अलग है, लेकिन जाने लायक नहीं है। तो हिसाब वही है कि अगर आप हीट लेते हैं, जैसे कि आप लिक्विड हाइड्रोजन लेते हैं, उसे रिएक्टर से गुजारते हैं, और रिएक्टर जो सॉलिड कोर रिएक्टर है उससे आप निकालते हैं, तो कितना एग्जॉस्ट स्पीड मिलेगा आपको? उसका जो टोटल आउटपुट है वो 900 का स्पेसिफिक इंपल्स देगा, यानी कि ऑलमोस्ट प्योर 2x आपका एफिशिएंसी बढ़ा दे रहा है इंजन का। तो रहा बात कि हम लोग हाइड्रोजन क्यों डाल रहे हैं? हाइड्रोजन इसलिए आ रहा है कि लो मॉलिक्यूलर मास चाहिए आपको। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर फिक्स है, जैसे 2000 डिग्री सेल्सियस है, अगर उस पे लाइट मॉलिक्यूल भिड़ता है, 2000 डिग्री सेल्सियस का हीटिंग एलिमेंट, लाइट मॉलिक्यूल भिड़ा 2000 डिग्री सेल्सियस पे, वो कितना स्पीड पकड़ेगा? वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू हेवी मॉलिक्यूल्स। अगर आप वहीं वाटर का मॉलिक्यूल भिड़ाते हैं, वो ज़्यादा स्पीड नहीं जाएगा। हाइड्रोजन सबसे तेज है, क्योंकि सबसे लाइटेस्ट है, तो इसीलिए हाइड्रोजन इस्तेमाल किया जाता है। तो वही समझिए, आपको जितना स्पेसिफिक इंपल्स चाहिए वो करेंगे, पेनल्टी वही थ्रस्ट कम होगा। लेकिन ये सब अपर स्टेज के लिए हमेशा डिज़ाइन किया गया था, तो वहाँ पे हाइड्रोजन ही बेस्ट रहता है। तो आइडिया ये है कि आप खूब सारा लिक्विड हाइड्रोजन लीजिए, मतलब बम बम मात्रा में लिक्विड हाइड्रोजन ले जाइए, और एक छोटा सा रिएक्टर में उसको बॉईल कीजिए। तो बेसिकली आप हीट लीजिएगा, जो न्यूक्लियर रिएक्शन से निकला फिजन से, उससे हीट कीजिएगा, उससे फेस चेंज कीजिएगा, मतलब कि लिक्विड फ्लो होगा, गैस बन जाएगा, और उसके बाद उसे हीट किया जाएगा। मतलब कि डिपेंड करता है कि आउटर शेल में वो लिक्विड जा रहा है, अंदर जाते हुए गैस बन रहा है, और फिर जब कोर से गुजर रहा है बहुत हाई प्रेशर गैस बन जा रहा है, और उसके बाद उसे थ्रस्ट करेंगे, मतलब कि सर्कुलेट कर रहा है और थ्रस्ट बन के निकल जा रहा है। और बाय द वे उसमें डिज़ाइन ये था कि जो रिएक्टर के आउटर एरिया से उसे टर्बो पंप से गुजारें, ताकि वो प्रेशराइजेशन का काम कर सकें। और शायद हम प्रीटी श्योर है कि उसी में वो लोग प्लान किए होंगे कि जनरेटर लगा दो कि इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट हो जाए। तो वही समझिए कि खूब लिक्विड हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि आप खपत हो रहा है वो, लेकिन माइलेज बहुत मिलता है। यानी कि बेस्ट, अगर आप हाइड्रोजन को जलाते भी हैं ऑक्सीजन के साथ, बेस्ट इंजन में भी 465 तक में ही बोल जाइएगा, और 900 से स्टार्ट होता है मतलब न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर वाला, जो कि बना चुके हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है मतलब बनाया गया था कैनेडी के टाइम में, और ये आइडिया यही था कि अपोलो से मून तक जाएंगे, मून से आगे कैसे जाएंगे, वहां के लिए ये प्लानिंग बनाई जा रही थी। नर्वा रॉकेट से करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री फिक्स है। 1960 में जो केमिस्ट्री था अभी भी वही केमिस्ट्री है, वो लॉ ऑफ फिजिक्स लेवल पे है, वो चेंज नहीं होगा। तो वो सबको, मैथमेटिशियंस को पता था कि भैया इससे आगे जाने के लिए कुछ बेटर चाहिए, तो भाई 400 से काम नहीं चलेगा, 900 से चाहिए। तो ये डिज़ाइन किया गया था नर्वा इंजेक्ट करके, और बनाया गया, टेस्ट भी किया गया। फिर निक्सन शायद आए थे तो वो कैंसिल कर दिया, बोले अपोलो का काम हो चुका है, यूएसएसआर बूम हो जाएगा ही बूम, तो उतना टेंशन वाली बात नहीं है, तो बंद कर दो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट बंद कर दिए। अब ये समझना बहुत जरूरी है, मार्स के लिए सबको, जिनको एक्चुअली मैथमेटिक्स पता है, वो सीधा पता है कि नर्वा किस बार कोई ऑप्शन नहीं है। और ये आप देखेंगे बीच में ड्रेको का डिस्कशन हो रहा था कि फिर से उस प्रोजेक्ट को खोला जाएगा, शायद फिर से बंद कर दिए हैं बजट कट के कारण। लेकिन वो फिजिक्स एकदम क्लियर है, अगर सही में केमिकल पे जाना है तो यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और बाय द वे इसका बहुत सारा टेस्टिंग में आपको आग दिखेगा। आग इसलिए कि हाइड्रोजन जो है धरती के एटमॉस्फेयर में आग पकड़ लेता है, वो स्पेस में आग नहीं पकड़ेगा, तो स्पेस में दिखेगा भी नहीं, बस ऐसे चल रहा है। लेकिन ये अभी भी भारी है, क्योंकि अभी भी आप बहुत लिक्विड हाइड्रोजन ले जाना पड़ रहा है, और फास्ट बस इतना करता है कि जो 9 महीने का ट्रिप है लगभग, उसे 5 महीने में कर देगा। तो वो टाइम शॉर्ट करता है, रॉकेट का वजन भी कम होता है और टाइम शॉर्ट कर देता है, मेन वही फायदा है। तो न्यूक्लियर थर्मल से गाड़ी खोली गई थी, मतलब कि फिजिक्स में यही है कि न्यूक्लियर थर्मल पे आप ट्राई कर सकते हो। जबरदस्ती का केमिकल करना है कर दो, लेकिन प्रैक्टिकली 9 महीने को 5 महीने में करना है तो आपको ये न्यूक्लियर थर्मल से करना पड़ेगा।
अब रहा बात की न्यूक्लियर थर्मल से भी बेटर टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक ये है कि आप फिजन से रिएक्टर चलाओ। रिएक्टर का मतलब है कि अब उस रिएक्टर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है, ना कि थर्मल एनर्जी। तो बोलेंगे इससे इफिशियंसी तो घट जाएगी, बात सही है, इफिशियंसी घट जाएगी क्योंकि थर्मल में जो इफिशियंसी मिल रहा है वो ऑब्वियसली हाई रहेगा, लेकिन उसमें थ्रस्ट ज़्यादा मिलेगा। लेकिन आप ऑलरेडी ऑर्बिट पे हो, थ्रस्ट बहुत नहीं चाहिए, आपको माइलेज चाहिए, स्पेसिफिक इंपल्स चाहिए। तो वहाँ पे आप फ्यूजन रिएक्टर चलाते हो, वो रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी निकालते हो, वो इलेक्ट्रिसिटी को आयन इंजन में डालते हो और उससे आपको स्पेसिफिक इंपल्स मिलता है। कितना? 2000 मिनिमम है, मतलब कि 400 में आते आते रैप्टर रोने लगता है। आपका 430 40 पहुंचते पहुंचते तक साइंस बोल देता है कि भैया इससे ऊपर नहीं जाएगा केमिस्ट्री। न्यूक्लियर थर्मल 900 तक हम लोग पहुंचा पाए, ये स्टार्ट 2000 से ऊपर होता है। और मैं क्लियर कर देता हूं, 2000 मिनिमम है, मतलब कि अगर 2000 से नीचे मिल रहा है आपने कुछ गलत किया है डिजाइन में, वो सॉर्टेड है, डन है सर। 2000 लाइक सर डन। सस्ते आर्गॉन गैस से ये मिल रहा है, क्रिप्टॉन जीनॉन तो और भी आगे चला जाता है, बेटर डिजाइन तो उससे भी आगे का बात हो रहा है। तो ये समझना बहुत है, इसीलिए इलेक्ट्रिकल रास्ते से आने पे जो आपका 60% एनर्जी वेस्ट भी हो जाएगा, 60 या उससे ज़्यादा ही वेस्ट होगा, 75% तक वेस्ट हो जाएगा। वो वेस्ट होने के बाद भी आप ज़्यादा दूर जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक मतलब माइलेज बहुत बढ़िया है। तो वही समझिए, रिएक्टर लीजिए, रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी बनाइए, इलेक्ट्रिसिटी से फ्यूल आयनाइजेशन कीजिए, उससे आप थ्रस्ट निकालिए। तो रहा बात कि ये स्पेसिफिक इंपल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि जो मास है, कितना टन वो फेंका, वो एकदम नेग्लिजिबल है, लेकिन वेलोसिटी पागल जैसा है, यानी कि वो 50,000 किलोमीटर पर सेकंड तक भेज सकता है। उतना तेज तो नहीं भेजेंगे, लेकिन समझिए कि वो आप एक आयन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, कितना तेज कर सकते हैं जितना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है। कुछ कुछ डिजाइन में सुपर कंडक्टर लगाए गए हैं, तो वो बहुत ज्यादा तेजी से एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं, दो वेक्टर है आपके पास, या तो मास फेंकिए या वेलोसिटी डालिए। तो बहुत हल्का चीज फेंक रहे हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा तेज फेंक रहे हैं, और वो कंटिन्यूअस है। यानी कि रॉकेट इंजन आपने चालू किया, ये वेजमियर इंजन चालू किया, कब तक चालू रहेगा? 6 महीना तक चलेगा, क्या टेंशन है, चाहिए, बहुत तेज चल जाता है। यानी कि जैसे टाइम बीतते जाएगा, डे वन पे ये मतलब अगर आप इस दोनों का लॉन्च स्टार्ट करेंगे, आप पाएंगे कि ये हाइड्रोजन वाला स्विंग से पहुंच गया और उसके बाद वो कोस्ट कर रहा है, ये स्टार्ट होगा, आ रहे हैं ना जी, आ रहे हैं जी, पहुंच गए जी, अरे हम आपसे आगे निकल गए जी, ये हो जाएगा। तो वही समझिए, रिएक्टर बहुत इफिशिएंट नहीं है हीट टू वाट में, ये एक पेनल्टी पड़ता है कि मतलब अगर आपका रिएक्टर 30 मेगावाट टी है, यानी कि थर्मल है, तो आपका इलेक्ट्रिकल 10 होगा, वो भी ऑप्टिमिस्टिकली बता रहे 50 तक पहुंच जाएगा अगर आपको 10 मेगावाट का डिज़ाइन चाहिए तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब रहा बात कि कितना इफिशिएंट होगा, इफिशिएंट डिपेंड करता है कि आपका डेल्टा डी कितना है, यानी कि रिएक्टर जो चल रहा है और रिएक्टर और रेडिएटर के बीच का जो गैप है टेम्परेचर, जैसे रिएक्टर 700 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है और आपका जो रेडिएटर है जो गर्मी बाहर डंप कर रहा है वो 500 डिग्री तक है, तो 200 का आपको डेल्टा मिल रहा है। ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन एक्चुअली उससे ज़्यादा चाहिए अगर आपको बहुत इफिशिएंट चाहिए। तो यहाँ पे आपको बैलेंस रहता है कि आप बहुत रेडिएटर लगा दो, आप शिप बहुत भारी हो जाएगा, बहुत कम रेडिएटर लगाओ, टेम्परेचर का गैप कर दो, ये आपको बैलेंस करना रहता है। तो और इतना दिक्कत क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है कि वैक्यूम एक परफेक्ट इंसुलेटर है। वैक्यूम में सिर्फ फोटॉन्स के माध्यम से एनर्जी निकल सकती है। तो अब बहुत ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते बेसिकली प्रैक्टिकली कि आप एनर्जी डंप कर सकें। तो जैसे कि ये नासा का किलोवाट रिएक्टर बनाया गया था कि 1 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का पावर रेटिंग के लिए। तो इसमें सोडियम हीट पाइप इस्तेमाल किया गया है और स्टर्लिन इंजन ऊपर वो पिस्टन ऐसे बाउंस करेगा, एनर्जी देगा, और रेडिएटर खूब सारा है। तो रेडिएटर ही मेन समस्या है कि आप बिजली बना लो, लेकिन वो बिजली तभी तक बन पाएगा जब तक रेडिएटर डंप कर पाए, और आप डंप कैसे करोगे एनर्जी जब आप वैक्यूम में हो? तो वही एक दिक्कत बन जाता है। थैंकफुली फिजिक्स में एक ट्रिक है, ट्रिक ये है कि रेडिएटर बहुत बड़ा नहीं चाहिए आपको। क्यों? अगर टेम्परेचर हाई रखते हैं, यानी कि जो कोल्ड एंड है उसे आप मत कोशिश करो कि 200 डिग्री सेल्सियस तक उतारो, उसे 500 तक ही रहने दो, तो आपका बहुत छोटा हो जाता है रेडिएटर। ये फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, मतलब जितना हॉट रहेगा उतना आसानी से वो गर्मी डंप कर पाएगा। तो आपका रिएक्टर अथाह गर्म 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस है, और आप जो कोल्ड एंड है उसे आप ठंडा करने की कोशिश नहीं करो, उसे बोला कितना पे बैलेंस हो जाएगा, मैथमेटिक्स आप कैलकुलेट करो, 800 पे बैलेंस हो जाएगा, 800 डिग्री पे। ठीक है, डेल्टा तो अभी भी है, डेल्टा चाहिए आपको, और डेल्टा जितना ज़्यादा है उतना इफिशिएंट है, लेकिन वो इफिशिएंसी आप खो देंगे अगर आपका क्राफ्ट बहुत भारी हो जाएगा। तो बैलेंस किया जा सकता है। रिएक्टर में उतना टेंशन नहीं है बाय द वे, मतलब आप सोचोगे रिएक्टर में दिक्कत है, रिएक्टर में दिक्कत नहीं है, बाकी सारी चीज़ में दिक्कत है। तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक यही फायदा देता है कि 2000 कर देता है, यानी कि ये आपका 3 महीने में आराम से कर सकता है, ये अभी का डिज़ाइन में, मतलब भविष्य ये वो नहीं, अभी जो अवेलेबल है वो आपको 3 महीने में मार्स आराम से पहुंचा सकता है। तो अब रहा बात की हर्डल्स क्या क्या है जो हमें सॉल्व करना है आगे। हर्डल्स ये है कि रिएक्टर को ठंडा करना आसान बात है, क्योंकि बोले ना 800 केल्विन, ये ग्राफ आपको हर जगह देखने को मिलेगा, मैंने नीचे डिटेल वीडियो दे दिया, प्लीज खोल के देख लीजिए। तो हिसाब वही समझिए कि आपका ये रेडिएटर कितना बड़ा है, ये डिपेंड करता है कितना टेम्परेचर पे आप रखते हैं। अगर बहुत कम टेम्परेचर, आप एकदम ठंडा कर देना चाहते हैं, तो रिएक्टर एरिया रेडिएटर एरिया है
50 स्क्वायर किलोमीटर, ऑब्वियसली उतना बड़ा नहीं बनाओगे आप, तो उसे आप गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, तो देखिए धड़धड़ा के वो गिर रहा है, तो जैसे ही आप 700 पे आते हो, अब वो छोटा हो जाता है, मतलब कि आईएसएस के साइज का रेडिएटर लगेगा। तो इसीलिए टेम्परेचर जो बहुत ठंडा नहीं कर रहे हैं, मतलब रिएक्टर का जो कोल्ड एंड है वो सिर्फ 800 केल्विन पे उतार रहे हैं, यानी कि 527 डिग्री सेल्सियस पे उतारा जा रहा है। तो ये ठीक है, ये हो सकता है, बोले नासा किलोवाट रिएक्टर बनाया गया है, टेस्ट किया गया है, और साइंस कहता है कि ये हो सकता है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। दिक्कत ये है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या करेंगे, क्योंकि अब आप 10 मेगावाट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी बात कर रहे हैं, और ऐसा कोई थ्रस्टर नहीं है, जैसे वेजमियर थ्रस्टर्स, ऐसा कोई थ्रस्टर नहीं है कि जिसमें आपने 10 मेगावाट या मान लीजिए 9 मेगावाट आप रख देते हो कि भैया रिएक्ट ये थ्रस्ट के लिए है, और 1 मेगावाट पूरे क्रू को संभालने के लिए, ठीक है, वो 1 मेगावाट का अपने रेडिएटर लगाए। वो 9 मेगावाट जो आप थ्रस्टर में डालोगे, तो 9 का 9 थ्रस्ट में नहीं बदलेगा, यहीं दिक्कत आता है। अब रहा बात की उनका आप बोलेंगे ठीक है, उसमें क्यों नहीं रेडी, अगर हम रिएक्टर को ठंडा कर पा रहे हैं तो उसको ठंडा करने में क्या दिक्कत है? ये दिक्कत है। यानी कि अगर आप बोलते हो रिएक्टर का हॉट एंड जो है वो 500 डिग्री सेल्सियस पे चल जाएगा, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक्स 500 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रख सकते। यही समस्या बन जाता है, यानी कि आपको कोई ऐसा करना है कि वो कोल्ड आए, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 300 केल्विन तक एटलीस्ट चला सके, तो ये एक बहुत बढ़िया समस्या बन जाता है। और कुछ-कुछ डिज़ाइन में सुपर कंडक्टर, ऑब्वियसली उसे ठंडा रखना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा समस्या बन जाता है, यानी कि वेस्ट हीट जो है, वो समस्या है, और इसलिए नहीं कि हीट ज़्यादा है, इसलिए कि वो टेम्परेचर कम है, यानी कि सरफेस एरिया जो चाहिए आपको उसको ठंडा करने के लिए वैक्यूम में, वो बोलता है सर कैसे काम चलेगा? बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। क्या इसको बायपास कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए अब मतलब जब नासा जो भी डिज़ाइन बनाता है उसमें हमेशा अथाह साइज़ का रेडिएटर लगाना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। या तो आप ये कर दो, मल्टी स्टेज हीट पंप लगाओ, यानी कि बेसिकली एक रेफ्रिजरेशन लगाओ जो लो टेम्परेचर ले और उसे हाई टेम्परेचर करे, और एक से तो हमको नहीं लगता आप बहुत ज़्यादा कूद पाओगे, लेकिन आप 2-3 से शायद कूद जाओ, मतलब कि 2 साइकिल से। पहला साइकिल आपका मान लीजिए 400 केल्विन का उसका कंडेंसर 400 केल्विन तक गर्म कर दे रहा है, फिर दूसरा लगाइए जो 400 से 600 तक गर्म कर दे रहा है, तब जाके हमको नहीं लगता 200 केल्विन का आप जंप करा पाओगे, बट लॉजिक वही है कि मल्टी स्टेज हीट पंप लगेगा, तब जाके आप छोटे रेडिएटर में कर लेंगे, फिर दिक्कत होगा, वो आपका रेफ्रिजरेशन ज़्यादा जगह खा रहा है। तो यही मेन समझना बहुत ज़रूरी है कि आप सोचोगे रिएक्टर ठंडा करना मुश्किल है, रिएक्टर इतना गर्म है कि वो संभाल लेगा, जब तक आपका मेटल नहीं पिघल रहा है। रिएक्टर 500 डिग्री सेल्सियस में रह सकता है, उस लाइक ब्रो मेरे लिए क्या है, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को 500 डिग्री सेल्सियस पे नहीं रख सकते, तो वो एक सीरियस समस्या है। लेकिन अभी के लिए, और आइज़ैक जो इसके नासा के वो बनने वाले थे, ऑलमोस्ट बनने पे आ गए थे, डायरेक्टर ऑफ नासा, उनका भी सीधा पड़ा हुआ है कि भैया कहने का आप हल्ला कर दो, ये कर देंगे, वो कर देंगे। रियलिस्टिकली अगर मार्स जाना है, तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। उस टाइम न्यूक्लियर थर्मल पे लगे थे, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम में आयन इंजन का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। अभी डेवलपमेंट हो चुका है, सॉर्टेड हुआ, बोले 2000 आईएसपी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया स्पेसिफिक इम्पल्स, कि भैया उससे गाड़ी खुलेगी, उससे ऊपर भी जा सकते हैं, मान लिया 5000 और तेज हो जाएगा, मतलब कि क्या प्रैक्टिकली आप ऐसा इंजन बना पाएंगे जो 1 महीने में कर दे, मतलब धरती टू लो अर्थ ऑर्बिट टू मार्स, हो सकता है। तो समझना बहुत है, बस रेडिएटर किसी को सॉल्व करना है, या मल्टी स्टेज हीट पंप, ताकि वो जो लो टेम्परेचर है उसको पहले ठंडा करे, गर्म गर्म टेम्परेचर यानी कंडेंसर का टेम्परेचर बहुत हाई हो, फिर उस हाई टेम्परेचर को लेकर और हाई करे, ताकि वो यहाँ तक जाना शुरू कर दे, ताकि छोटे रेडिएटर में निपट जाए। तो हर्डल्स हैं, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर्डल्स हैं, लेकिन पॉसिबल है, मतलब फिजिक्स मना नहीं कर रहा, फिजिक्स कह रहा कि रेडी है, और जिनके पास भी बुद्धि है, जो फूक नहीं रहे इलॉन, उनका भैया इसके सिवा तो कुछ होना नहीं, आप ट्राई जरूर कर सकते हो, लेकिन बोल रहे हैं ना कि 20 लॉन्च लगेगा एक लॉन्च को भेजने में, तो और इस सबको आप मतलब कुछ ही लॉन्च में पूरा अटैच कर दो, और ये जाएगा भी, आ भी जाएगा। ये नहीं कि सर वहाँ पे आपका पूरा इंडस्ट्री होना चाहिए मार्स में, तब जाके वो रिटर्न करेगा ना, वो जाएगा भी और आ भी जाएगा। यही फायदा होता है आयन इंजन का, कि उसमें बहुत प्रोपेलेंट बहुत हल्के में डाल सकते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आपका इसके लिए, न्यूक्लियर आयन प्रोपल्शन के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो हाइप कर दीजिए, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। दोस्तों का शेयर कर दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, कोई पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।